दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर केवल दो ही देश हैं और वो है चाइना और अमेरिका। उनको ये लगता है कि इस दुनिया के अंदर कोई दो देश के अलावा कोई अस्तित्व रखता ही नहीं है। अमेरिका की जहां पर एंट्री होती है, अमेरिका वहां पर लड़ाई करवा देता है, युद्ध करवा देता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस के पेंटागन डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के अंदर यह बताया है कि चाइना 2027 तक ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा और उसके बाद में वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पर उसकी एक तीखी नजर है और वो पूरी तरीके से नजर जमाया हुआ है, खासतौर पर तवांग एरिया के अंदर। तो यूएस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। तो हम लोग इसको बड़ी बारीकी से समझेंगे कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल जो है यानी कि चाइना जो है वो आखिरकार किस तरीके से क्लेम करता है और वो वाकई में किस एग्रेशन के साथ में आना चाहता है। क्या वाकई में वो इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है या फिर इंडिया को ये दिखाना चाहता है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर भी क्लेम कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने 1962 के अंदर अक्साई जो चीन है उसको अपने कब्जे में लिया हुआ है। मैं अपनी बात जो है वो शुरुआत करना चाहूंगा 1959 से। 1959 के अंदर दलाई लामा जो कि तिब्बत से निष्कासित किए गए थे, उन्होंने भारत के अंदर आकर शरण ली। इस बात को लेकर चाइना बड़ा आहत था कि आखिरकार दलाई लामा को भारत ने शरण कैसे दे दी है, क्योंकि वो ये चाहता था कि तिब्बत जो है वो अधिकार क्षेत्र में आए चाइना के और दलाई लामा जो है उनका कहना माने। लेकिन दलाई लामा ने शरण ली भारत में आकर और वो भी वही एरिया था, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वो भारत के अंदर आए और हमने, जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया जो कि अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ में भारत के अंदर आए थे और हमने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनको जगह दी थी। और जगह देने के बाद चाइना ने फिर एग्रेशन दिखाया और 1962 के अंदर चाइना ने आक्रमण किया और अक्साई चीन का जो एरिया था उसको उसने क्लेम किया और बाद में फिर अरुणाचल प्रदेश तक उसने अपने कदम बढ़ाए। चाइना ने कभी भी ये भारत को नहीं कहा था कि हम जो है भारत के साथ में उलझे हुए कोई टेरिटरी डिस्प्यूट है, क्योंकि भारत जो है वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया करता था, लेकिन पीठ पीछे फिर चाइना जो है बहुत कुछ कर रहा था। तो हम लोग आज जानेंगे कि आखिरकार, अच्छा, ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में मैं अंत में बात करूंगा कि आखिरकार ये क्या है। तो चाइना वांट्स अरुणाचल प्रदेश बैड, इट सीक्स ताइवान। यूएस रिपोर्ट ने इंडिया को वार्न किया है कि चाइना की नजरें जो है वो अब कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना की है, आपको पता है कि शी जिनपिंग ने अपने आप को आजीवन राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किया है चाइना का। उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने आप को राष्ट्र अध्यक्ष, पहले वो प्रधानमंत्री बने फिर राष्ट्रपति बने और इस तरीके से दोनों पावरफुल पद जो थे वो व्लादिमीर पुतिन ने अपने पास में रखे। तो शी जिनपिंग ने भी अपने आप को आजीवन राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किया हुआ है चाइना का। खासतौर पर 2035 तक तो रहेंगे ही रहेंगे। चाइना की रणनीतियां हैं, आप देखिए इस मैप के अंदर, देखिए इसका वेस्टर्न सेक्टर जो आप लोग देखते हैं, जो कि चाइना ऑलरेडी अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। गलवान वैली के अंदर जो क्लैश हुआ था, है ना, उसके बाद से इंडिया बड़ा सतर्क हो चुका है। एक्चुअली में चाइना जिस चीज को क्लेम करता है, जिस प्रिंसिपल के थ्रू क्लेम करता है, वो है 5 फिंगर पॉलिसी। तो चाइना ये कहता है कि जो मेरा हाथ है, मतलब ये जो पाम है, ठीक है, आप इसको जब उल्टा करेंगे इस तरीके से तो आपको 5 फिंगर जो है वो नजर आएंगी। ये कहता है कि भाई ठीक है, एक तो जो है वो कौन सा है, लद्दाख का एरिया है, एक है नेपाल, एक है इसके अंदर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये इसके क्या है, 5 अंगुलियां हैं और ये तिब्बत जो है वो इसकी हथेली है। ये 5 फिंगर पॉलिसी की तरफ चलता है। अब ये कोशिश करता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है इसको वो क्लेम करे, क्योंकि 1962 के वॉर के अंदर इसने ऑलरेडी यहां तक जो है वो अपने कदम बढ़ाए थे। उस समय हम लोग तैयार नहीं थे एज अकॉर्डिंग टू डिफेंस, हमारे पास में वेपन्स नहीं थे कि हम लोग चाइना का मुकाबला कर पाए। इसीलिए आपने देखा कि 1962 के अंदर चाइना ने बहुत एग्रेसिवली जो है कदम बढ़ाए, लेकिन फिर उससे वापस से पीछे हट गया और चाइना अरुणाचल प्रदेश के कई गांव जो है उनको अपने नाम से वहां पर पुकारता है, अपने अपने अलग अलग नाम जो है वो देता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हुई है, आखिरकार चाइना का कोर इंटरेस्ट क्या है। तो चाइना ने जिस तरीके से ताइवान के अंदर कोर इंटरेस्ट दिखाया है, वैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक कोर इंटरेस्ट जो है वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं पहले तो आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है।
in its annual report to the US Congress on military and security developments involving the People's Republic of China 2025। मतलब रिसेंटली पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका ये टाइटल था, और उसने हाल ही में स्टेटमेंट जो है वो जारी किया कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो कोर इंटरेस्ट की बनती हुई जा रही है ताइवान और अरुणाचल प्रदेश के लिए। वो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है अपना कोर इंटरेस्ट दिखाएं। ठीक है, अब देखा थोड़ा मैप में हम लोग अगर देखते हैं तो अगर ये इस तरफ इंडिया है, ये चाइना है और यहां पर ताइवान है। ठीक है, तो ताइवान के लिए क्या करता है कि ताइवान को चारों तरफ से घेरा हुआ है चाइना ने, वो बार बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस ताइवान के चारों तरफ करता है, वो वहां पर अपने फाइटर जेट्स उड़ाता है, और यहां तक कि अमेरिका को ये चैलेंज करता है कि अगर साउथ चाइना सी में आए तो हम लोग ताइवान के ऊपर और एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे। आज देखिए कि चाइना आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है। चाइना का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बड़ा जबरदस्त है। आज इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो चाइना से अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है। उनको पता है कि चाइना को स्किप करना बहुत जो है वो खराब हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक सेक्टर। जैसे मैं आपको बताता हूं कि चाइना की एक कंपनी थी हुआवे, जिसको यूएसए ने बैन किया और दोनों के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और इस ट्रेड वॉर के अंदर अंत में जीत हुई चाइना की। जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए, जिस तरीके से चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया और उसके बाद में हटा लिया टैरिफ, क्योंकि यूएसए के जो किसान थे वो इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे थे अमेरिका को कि आपने हमारा जो एक्सपोर्ट था जो कि चाइना के अंदर हुआ करता था खासतौर पर सोयाबीन का, उसको रोक दिया है। और अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर बना उसके चलते अमेरिका ने चाइना के ऊपर से टैरिफ को हटाया। ठीक है, तो मतलब जीत किसकी हुई? चाइना की हुई, क्योंकि चाइना जो है वो आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इतना अंदर तक घुस चुका है कि किसी भी देश के लिए चाइना को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और चाइना जिस तरीके से ताइवान के ऊपर क्लेम करता है, अपना कोर इंटरेस्ट दिखाता है, उसके चारों तरफ मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज करता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, फाइटर जेट उड़ाता है, और वैसा ही जो है वो अब कोर इंटरेस्ट वो दिखाना चाहता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। वो ये चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है वो हमारे पूरी तरीके से हमारे क्लेम के अंदर आए। अब चाइना जो है वो आखिरकार क्या चाहता है? देखिए, चाइना की यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना कंट्रोल यहां पर करना चाहती है। प्रोमोटिंग चाइनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाइना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर करना चाहता है। साथ ही के अंदर डिफेंडिंग एंड एक्सपांडिंग चाइना सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल क्लेम्स, मतलब चाइना जो है वो अपनी टेरिटरी को और एक्सपांड करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि देखो हम लोग एक किंग है, क्योंकि राजा जो है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है और हम भी अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए अपनी टेरिटरीज को और एक्सपांड करेंगे और अरुणाचल प्रदेश जो है उस पर अपना क्लेम करेंगे। तो ताइवान के अंदर जो मैंने शुरुआत में आपको पिक्चर दिखाई थी, अब इंडिया ने देखिए क्या एक्शन लिया है। मैंने आपको शुरुआत में एक पिक्चर दिखाई थी, वो मॉनेस्ट्री की थी, अभी मैं बात करूंगा। अब इंडिया ने ये कंसर्न लिया है कि वाकई में यार चाइना जो है वो कुछ कर सकता है। 1962 के अंदर तो हम लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन अब ये जो ट्रक्स का काफिला आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रक्स का काफिला लद्दाख की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो एक्टिव हो और अपनी सेनाओं को वो लद्दाख के अंदर भेज दे। इसीलिए हमने हर तरीके से उसको जो है अवेयर किया है, चाहे लद्दाख हो, ठीक है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह जो है हमारे सैनिक पहुंच रहे हैं, क्योंकि चाइना के लिए क्लेम किया गया है कि चाइना 2027 तक ताइवान के ऊपर अटैक जो है वो कर सकता है, और यूएस ने ये कहा है। यूएस की पेंटागन की रिपोर्ट आई है। तो पहली बात तो ये है, क्या वाकई में यूएस ये चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो? क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूएसए अपने जो वेपन्स है उनको एक्सपोर्ट करेगा इंडिया के अंदर, और उसके डिफेंस का जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा करता हुआ आया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिक्स समिट हुआ, और ब्रिक्स समिट के अंदर इंडिया और चाइना की मुलाकात हुई। इंडिया और चाइना की मुलाकात हुई, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। थोड़े दिनों तक ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी कि कोई भी टेरिटरी डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन चाइना वापस से एग्रेसिवली आगे आ रहा है। चाइना अब टेरिटरीज को क्लेम करना शुरू कर चुका है। तो यूएसए जो है हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट हो, नहीं तो उसको क्या पता है कि चाइना जो है यहां पर इंडिया के ऊपर टेरिटरी क्लेम जो है वो कर सकता है। तो इसमें दोनों बातें हो सकती है। तो इंडिया को चाइना की तरफ से भी बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और यूएसए की तरफ से भी सतर्क रहना पड़ेगा। आज पूरे विश्व के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो चाइना है। चाइना इकोनॉमिकली ज्यादा बड़ा है,
चाइना पॉपुलेटिवली ज्यादा बड़ा है और उसने अपनी पॉपुलेशन को एक कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, स्किल्ड कर दिया है। सबसे बड़ी बात चाइना के लिए आज क्या है, इंडिया पीछे क्यों है पता है आपको? क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो लोग हैं तो सही, बहुत बड़ा झुंड दिखाई देता है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। आज चाइना ने उसके अंदर महारत हासिल की, अपने लोगों को स्किल्ड कर दिया, वो उस चीज में आगे निकल गया, इसीलिए उसकी इकोनॉमी जो है ग्रो करती है। आज वहां पर लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर है, हर काम उनको आता है। अगर हमको चाइना की बराबरी करनी है तो हमको जो हमारी पॉपुलेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब यूएसए जो है, अब रिसेंटली क्या हुआ था आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की एक वुमेन थी, एक महिला थी जो कि जा रही थी लंदन से टोक्यो, और जो ट्रांजिट फ्लाइट थी वो चाइना के अंदर थी। ठीक है, अब वहां पर उस महिला को, अरुणाचल प्रदेश की महिला को रोक लिया गया था और लगभग 18 घंटे तक वहीं पर रखा गया, पूछताछ की गई और यह कहा कि आपका पासपोर्ट यहां पर नहीं चलेगा क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट है जो कि चाइना से बिलोंग करता है, ऐसा कहा गया और पूछताछ हुई। उसके बाद में फिर छोड़ा गया। उसके बाद से मामला बहुत गर्म आ गया। एक यूट्यूबर, पता है आपको, एक यूट्यूबर व्लॉग्स वगैरह बनाता था, उसको भी वहां पर रोका गया क्योंकि इंडियन पासपोर्ट उसके पास में था। तो इस तरीके से चाइना जो है इस मामले को और आगे बढ़ा रहा है। ये जो मॉनेस्ट्री आप लोग देख रहे हैं, ये मॉनेस्ट्री जो है एक्चुअली में दलाई लामा को एग्जिस्ट करती है। तो दलाई लामा का फैक्टर जो है वो भी यहां से निकल कर आता है क्योंकि दलाई लामा ऑलरेडी इंडिया के अंदर है। ठीक है, शुरुआत वहीं से हुई। इंडिया ने इस चीज को देखिए हमेशा वेलकम किया। आज शेख हसीना भारत के अंदर है, पॉलिटिकल असाइलम ली हुई है, तो भारत ने कहा है कि हम तो रक्षा करेंगे, हम तो उनको सेव करेंगे। ठीक है, ओके। तो भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता हुआ आया है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए कि आप ये समझिए कि फोकस की पावर क्या होती है, जो टेक्निक्स होती हैं फोकस को बढ़ाने की, किसी वर्क को डीप वर्क में कन्वर्ट करने की, ताकि ये लोग एलन मस्क, बिल गेट्स, ये कैसे अपने काम में आगे निकल गए, माहिर कैसे बन गए, वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ताकि आप इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकल सकें, या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज से आप लोग जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा इससे होगा। मैंने हर टेक्निक जो है बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।